हमने बस्तर में आंगनवाड़ी केंद्र टूटते देखे, चिकित्सालयों को टूटते देखे, किसी स्वास्थ्य केंद्र को गिराया नहीं, किसी आंगनवाड़ी को गिराया किसी आंगनवाड़ी को। स्कूल्स का विषय तो सही है, एजेंसी वाला डीवीसी वाला उन्हीं लोग निर्णय लेकर अमल किया स्कूल्स को तोड़ने का विषय के बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन तो ऊपर का निर्णय है, ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो बस्तर के आदिवासियों को टॉप लीडरशिप क्यों नहीं दी गई? कौन है नाम मुझे लगता आप नहीं है, हिडमा का नाम लेंगे, बस्तर का आदिवासी टीवी में कौन है? पहले जो जवाब दिया वही है कि क्या लीगल एक्टिविज्म में उसमें क्या अर्बन सपोर्ट सिस्टम में साथ दिया? क्या जो सिस्टम में जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए ऐसा हुआ। तो आपको कभी रिग्रेट होता है कि इतने लोग हिंसा की वजह से पीड़ित हुए? नहीं होना उसका चाहिए कभी था। रिग्रेट होता है आपको? नहीं होना चाहिए था। दीपावली के पहले बस्तर की धरती ने एक ऐतिहासिक क्षण देखा, एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण कि देश में सबसे अधिक एक ही दिन में सीपीआई माओइस्ट के कैडर्स ने आत्मसमर्पण किया, पुनर्वास किया, और उनका नेतृत्व कर रहे थे सीपीआई माओवादी पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश, जिनका नाम हम सभी अब जान चुके हैं। हमने उनके तमाम इंटरव्यूज देखे, तमाम कई चैनलों में उनके इंटरव्यूज, उनके वक्तव्य, उनके बयान देखे, अखबारों में उनके दिए हुए बयानों को पढ़ा भी। और आज वो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, जिनसे हम वो सवाल पूछेंगे जो अभी तक उनके साथ किसी इंटरव्यू में सामने नहीं आए हैं। कुछ ऐसी भी बातें जिनके जवाब अभी तक हम जानना चाहते हैं, और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सवाल जो अभी तक पूछे नहीं गए। तो रुपेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद। सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा है कि आपके इंटरव्यूज को देश के तमाम लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया है। आपकी बातों को, आपके जंगल में बिताए समय को, आप कैसे नक्सली संगठन में गए, कैसे वहां पे काम किया, सारी चीजों को लोगों ने सुना है। तो हम उस पे नहीं जाते, हम आते हैं सीधा आपके बंदूक छोड़ने की घटना पर। तो ये मन कैसे बना, यह निर्णय कैसे लिया गया कि नहीं, अब हमें बंदूक छोड़ देना चाहिए? ये इस निर्णय तक आप कैसे पहुंचे? ये तो आज का स्थिति में अच्छा सवाल है। हमने यानी एक रास्ता तय करके, ये क्रांति के लिए एक रास्ता तय करके काम कर रहे थे। उसमें लगातार लंबा समय से उसमें खास सफलता है। जनता के लिए काम कर रहे, जनता का समस्या को लेकर हम काम कर रहे, लेकिन जो सफलता मिलना चाहिए, जिस मकसद के साथ हम काम कर रहे, उसमें उस किस्म का सफलताएं लंबे समय से नहीं मिला। इसके लिए हर राज्य में, आंध्र यानी तेलुगु राज्यों में, हमारा राज्य कमेटी के हिसाब से देखने से ये वो भी यानी उड़ीसा भी हो, झारखंड भी हो, पश्चिम बंगाल भी हो, आखिर में दंडाकारण्य में भी हम मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस हिसाब से सफलता नहीं मिलने की वजह से हम अलग अलग बैठकों में बहस भी होता रहा हमारा कमेटियों में, पार्टी के अंदर, और सोचते लगे, अध्ययन करते लगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जो विषय यानी नहीं जोड़ रहे, जिस रास्ता में हम जा रहे, जिन कार्यनीतियों को हम अपना रहे, वो आज की स्थिति में नहीं जोड़ रहे, मतलब नहीं जम रहे। मतलब हमें महसूस होने लगा, समझने लगा, और हमारा पार्टी की तरफ से भी मोड ऑफ प्रोडक्शन का, एमओपी का डॉक्यूमेंट आया, उसके ऊपर उसे लेकर भी हम अध्ययन किए थे, क्लासेस चलाए थे, बहस किए थे। बदलावों के बारे में एक अच्छा डॉक्यूमेंट है वो हमारा देश में बदलावों को लेकर, वो भी हमें सोचने में मदद किया। सभी कॉमरेड्स ने सोचने लगा, तभी जाके परिस्थितियों को
हमारा कार्यनीति आज के बदले हुए परिस्थितियों के साथ मेल नहीं कर रहा है, ये पता चला हमें। इसमें ज़रूर बदलाव तो ज़रूरी है। यानी हमारा नेतृत्व में जहाँ तक बहस होता रहा, मेजॉरिटी कॉमरेड्स में अलग, सब लोग एक जैसा नहीं सोचने से भी कई विषयों में मत अभी आज जो हम अमल कर रहे हैं उससे लेकर कुछ ना कुछ मतभेद तो है। इसे लेकर हम आगे बढ़ने में ये अड़चन जैसा है करके मैं भी ऐसा ही सोचने लगा। तो हम परिस्थितियों के मुताबिक, बदलते परिस्थितियों के मुताबिक हमारा कार्यनीति में नहीं रहने की वजह से या कमी तो है, इसलिए हम सफलताएं नहीं हासिल कर पा रहे। इसमें बदलाव जरूरी है करके सोचे, बहस भी किए साथ में। उसके साथ साथ कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार, कोई भी सत्ता में जो है वो एक ही नीति को, यानी इसे एक समस्या के रूप में मानते हुए, ये मुख्य समस्या के हमारे देश में ये मुख्य समस्या के रूप में मानते हुए इसे निपटाने का एक नीति तय करके, थोड़ा बहुत बदलाव रहते होंगे पार्टी, यानी कांग्रेस भाजपा में अंतर रहते होंगे, लेकिन हम पार्टी के तरफ से तो, मेरे व्यक्तिगत रूप से भी, हमारा पार्टी के तरफ से भी खास अंतर नहीं देख रहे इसमें। हम लोग एक नीति, यानी इस समस्या का निपटाने के लिए इसके विरोध में एक नीति लेकर और नीति को अमल करते हुए, बहुत कंसल्टेट होते हुए, कई समस्याओं को सरकार के तरफ से भी, पुलिस विभाग के तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से कई समस्याओं को हल करते हुए, कंसल्टेट होते हुए, अमल करते समय या लागू होते समय, उसकी वजह से भी हमें बहुत अड़चनों का हमने सामना किया। यानी दोनों को अलग अलग करके देख नहीं सकते हमने। यानी हमारा कार्यनीति में जो कमी और इस समस्या से निपटाने के लिए सरकार अमल करने वाला नीति, ये दोनों जुड़ के है। हम अगर हमारा सही कार्यनीति रहने से, यानी जो माओवादी पार्टी का सही कार्यनीति रहने से, ये सरकार का नीति जितना कोशिश करने से भी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संभावना रहती। तो सरकार की नीति का मतलब जो फोर्सेस के ऑपरेशंस और डेवलपमेंट की पॉलिसीज, ये दोनों सारी चीजें, सभी बहुमुखी जो विकास जो योजनाएं जो चली, उनका भी असर जमीन पर दिखा, और जो फोर्सेस के ऑपरेशंस हुए उनका भी असर दिखा जी। इसे अगर हमारा कार्यनीति सही रहने से हम इससे सामना करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का संभावना तो रहते। हमारे तरफ से, यानी हमारा कार्यनीति में कमी के वजह से हम इस स्थिति के ये निपटाने में, यानी इसे सामना करने में विफल हो गया, ऐसा कह सकते। इसके वजह से भी हम सोचने लगा अभी आज का स्थिति में क्या है रास्ता। आज का स्थिति में तो सभी लगभग, एक तो हमारा कार्यनीति में कमी, इसके वजह से जो समस्याएं अड़चने सामने आया, सभी लगभग कई कोशिश करने के बारे में हमारा सीसी में, हमारे केंद्रीय कमेटी में अभी भी आंदोलन को बचाने के लिए, पार्टी को और क्रांतिकारी आंदोलन को बचाने के लिए अलग अलग किस्म के प्रस्ताव बनाए थे, लेकिन मुझे लगा वो धरातल पर अमल होने वाला नहीं है। स्थिति हमारा हाथ से बाहर निकल गया, उससे कोई नतीजा हम हासिल नहीं कर सकते, पूरा नुकसान होने का ही संभावना, नुकसान होंगे, ऐसा ना हो। हम क्या कर सकते अभी, जितना आज का स्थिति है, इस स्थिति में और कुछ तो होंगे, कुछ तो जरूर रास्ता तो होंगे, या रास्ता तो ढूंढना जरूरी है। तो और कोई विकल्प बचा नहीं। इस स्थिति में
हमने यही विकल्प को चुनना इसलिए पड़ा। आपने पुनर्वास का जो विकल्प था हो यानी उसकी योजना बनाई, सशस्त्र संघर्ष को छोड़ने का। छोड़ने का, विराम देने का ही आज की स्थिति में वो एक ही बचा है करके आखिरी विकल्प के रूप में ही हमने, मैं अकेला नहीं, हमने खासकर हमने, जब मैं बता रहा हूँ मेरे लिए उस किस्म का इतना मुख्य निर्णय लेने में तो हमारा पार्टी का महासचिव भी सोच के जो निर्णय लिया, जो बहस हुआ, वो मेरे लिए भी मददगार साबित हुआ। उसी को हम उस समय जो निर्णय लिया, यानी मार्च अप्रैल महीनों में जो निर्णय लिया, हम उसी निर्णय को अमल करने के बारे में सोचते रहा, बहस भी करते रहा, चर्चा होते रहा। हमारे बीच में जो साथी लोग मिले, हमारा नीचे का कैडर भी हो, साथ में रहने वाला हमारा एचजेडसी स्तर का कॉमरेड्स हो और गाइड करने के लिए आया सीसी कॉमरेड्स हो, बहस होते रहा। आखिर में हमने ये निर्णय लेना पड़ा। तो आपके जो सीपीआई माओवादी पार्टी के ही डॉक्यूमेंट्स या उसमें जो रणनीति की एक बात होती है, उसमें एक रणनीति, एक शब्द आता है रिट्रीट की स्ट्रेटेजी, यानी अस्थाई वापसी की। तो क्या ये जो सशस्त्र संघर्ष छोड़ने की बात है, बंदूक छोड़ने की बात है, पुनर्वास करने की बात है, ये अस्थाई पॉलिसी है, अस्थाई रणनीति है, या आपने मन बना लिया कि हाँ अब दोबारा कभी हमें सशस्त्र संघर्ष की ओर नहीं जाना है? एक तो अभी शुरुआत है, हम उतना गहराई से सोच के अभी बहुत लोगों से मिलने का है और बहुत काम करने का है, तब जाके हम इसके ऊपर एक राय लेने से अच्छा रहते, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ बताने से भी अच्छा नहीं रहते। एक बात तो मैं बता सकता हूँ, आज का मैं सोच रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, कल कुछ भी हो जाए, लेकिन आज का डेट में, आज का जो स्थितियाँ हैं, जो बदली हुई है स्थितियाँ हैं, आज की स्थितियों में सशस्त्र संघर्ष के जरिए, यानी हमने जो लाइन लिया, हमने जो दीर्घकालीन जनयुद्ध का लाइन और इलाकावार राज सत्ता के बारे में जो निर्णय, अभी तक जो संघर्ष हमने अमल करते आए, जो लाइन को अमल करते आए, ऐसा तो नहीं कर सकते, मेरा व्यक्तिगत राय है, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए भी हम पहल करके इस किस्म का निर्णय लिए। आगे भी स्थितियां ऐसा नहीं है, स्थितियों के मुताबिक सही निर्णय लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने दशकों तक माना कि, जैसे अभी आपने भी बात किया कि क्रांतिकारी आंदोलन, आपने शब्द का उपयोग किया, आपने वर्षों तक माना, दशकों तक माना कि क्रांति केवल बंदूक से आ सकती है, लेकिन अब जबकि आपने बंदूक छोड़ दिया है, लेकिन आपका कहना है कि हमने संघर्ष नहीं छोड़ा है, तो संघर्ष का रास्ता क्या होगा आगे? ठीक है, यानी आपने आपके सवाल में जो बंदूक के बारे में जो बता रहे, हम कभी भी जैसा बताते रहते, बंदूक के नाली से ही क्रांति आएगा जी, माओ के ही उदाहरण है। नहीं, वो यानी इसका मतलब बंदूक का नाली से ही रह सकता आएगा ऐसा नहीं, राजनीति मुख्य होगा कभी भी। हम जितना साल क्रांतिकारी आंदोलन में हम काम करते रहा, तब भी राजनीति को ही प्राथमिकता देते हुए ही सोचते रहा, और अमल करते समय भी ऐसे ही सोचते रहा, बंदूक के बल पर ही, यानी बंदूक सशस्त्र संघर्ष के जरिए ही उत्पीड़ित जनता का राज सत्ता मिलेगी। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो उसी के तहत चल रही। लेकिन हिंसा वाले विषय में तो खैर हम आगे भी बात करेंगे। अच्छा। लेकिन आपका जो अभी का जो है कि आपने अब सशस्त्र संघर्ष छोड़ दिया, लेकिन आगे भी आपने कहा है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा, तो वो संघर्ष जो आगे जारी रहेगा उसका रास्ता क्या होगा? हमने अभी तो सोच कर रखा, आज की स्थिति में जो मौका है उस मौका को भरपूर इस्तेमाल करेंगे हम।
जो कई संगठन अपना अपना एक लक्ष्य तय करके अभी काम कर रहे हैं हमारे देश में। हम अभी तक जिन इलाकों में काम किया उन संगठनों के साथ तालमेल के साथ काम करेंगे। जितना मौका मिलेगा उतना हमें अभी अभी तो मेरा ख्याल से मैं बता रहा, अभी तो हम फ्रेश है, अभी समाज में नहीं गए। परिवार हो या दूसरा दूसरा आर्थिक संबंधित विषय हो, इस किस्म का स्वार्थ हो, ऐसा तो अभी तक उसमें नहीं गए हैं हमने। जैसा सशस्त्र संघर्ष को अपना के पूर्ण रूप से फुल टाइम पूर्ण रूप से जैसा काम करते हैं अभी भी वैसा ही है, उसी सोच है अभी भी। इसीलिए जितना मौका मिलेगा हम जनता का संघर्ष को, वो मौका को इस्तेमाल करते हैं आज का स्थिति के मुताबिक। पहले ही मैं बताया स्थिति में बदलाव आया। आज हथियार के बल पर हथियार पकड़ के काम करने का स्थिति नहीं है करके वो जो बता रहे हैं उसी को ध्यान में रखे ही हम दूसरा रास्ता में ही। तो पुरानी टीम के साथ ही संघर्ष का रास्ता तय करेंगे या कोई नई टीम के साथ करेंगे, नई टीम बनाएंगे? सब लोगों को मिला के। अच्छा, मतलब सभी लोगों को, नए लोगों को भी, नए लोगों को भी और पुराने लोगों को। बहुत लोग अभी हमने जो नंबर दिया वो नंबर में तो बहुत लोग संपर्क कर रहे हैं। संपर्क करके उन लोग भी, जैसा आपका सवाल जो है, ये सवाल रोज हम 40 बार 50 बार सुन रहे होंगे, क्या है, क्या सोच रहे करके, और सलाह सुझाव भी दे रहे ऐसा करने से अच्छा है। कोई बता रहे चुनाव वाला राजनीति में आने के बारे में, मेन स्ट्रीम यानी भाजपा कांग्रेस जैसा पार्टियों के साथ जोड़ के चुनाव में लड़ना है, आप लोग जरूर जीतेंगे, कुछ ऐसा माहौल है करके। कोई अलग पार्टी गठन करना है करके बता रहे। कोई चुनाव पार्टी में ना जाते हुए कोई संगठन का गठन करके हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हम कुछ नाम बता सकते हैं किसने संपर्क किया? एक आध दोस्त लोग हैं और कई रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहले काम करके जो वापस गया, वो साथी लोग भी है, अभी बाहर अलग अलग काम कर रहे हैं उन लोग भी ऐसा संपर्क कर रहे हैं। कुछ राजनेता लोग भी हैं। अच्छा है, कोई एमपी स्तर का या एमएलसी जैसा तेलंगाना से ज्यादा आ रहा है। मैं बस्तर के एक दो नाम, जैसे कि आप संघर्ष की बात कर रहे, तो बस्तर में ऐसे ही जैसे सोनी सोरी है, मनीष कुंजाम जी, ये लोग भी संघर्ष की बात करते हैं। उन लोगों से बात नहीं हुआ। अच्छा, कुछ या इनके साथ भविष्य में कुछ काम करने की नहीं, मिलने के लिए मिलना चाहते हैं, हम लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद अनुमति नहीं मिला या समय। अच्छा, तो क्या मिलना तो जरूरी है, मिलेंगे। उनका जो संघर्ष का तरीका है, क्योंकि चूंकि वो भी एक एक्टिविज्म की बात करते हैं, तो उनके संघर्ष के तरीके से आप कितना सहमत हैं? क्या वैसा रास्ता भी अपनाएंगे या उनके साथ भी कुछ आगे संघर्ष की योजना बनाएंगे? अभी मुझे कुछ तो आंकलन है, बताऊंगा, लेकिन उससे जल्दीबाजी में ना बताते हुए उन लोगों से मिलके आगे तो काम करने का मन बना के रखा है। हम उनके साथ मिलके काम करना जरूरी है। सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। कोई अलग संगठन उन लोगों को अलग करके तो हम काम नहीं कर सकते। इसलिए जल्दीबाजी में कोई कमेंट करना भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन एक बात तो मुझे जो महसूस हो रही, उन लोगों को भी कोई समस्या ना हो सकते होंगे। जितना काम करना चाहिए था उन लोग अपने स्तर में जो कर सकते अभी भी, उस स्तर में काम नहीं हो रहा है उन लोगों की तरफ से भी। अच्छा, जैसे अब बस्तर के एक दो नाम मैंने लिए, तो मैं एक दो नाम कुछ जो केंद्र दिल्ली से हैं, जो वहां से एक्टिविज्म की बात करते हैं, उनका भी मैं लेना चाहता हूँ। जैसे मेधा पाटकर है, नंदिनी सुंदर है, बेला भाटिया है, या योगेंद्र यादव है। ये भी अपने अपने स्तर पर अलग अलग विषयों को लेकर एक्टिविज्म की बात करते हैं। तो क्या भविष्य में उनके साथ भी मिलकर कुछ काम करने की, उनका सहयोग लेने की, या उनके साथ मिलकर कोई संघर्ष की क्या रणनीति बन सकती है? ऐसे कुछ योजना है आपकी? ऐसा कुछ सोचा है आपने? या सहयोग यदि उनकी तरफ से मिलता है तो लेंगे क्या आप वो सहयोग? अभी उतना दूर तक तो नहीं सोचे, लेकिन जैसा हम काम करते रहेंगे तब जाके जरूरत पड़ने से तो सहयोग ले सकते। उन लोगों को लेके हमें कोई मतभेद या भिन्न मत वाला ऐसा बात तो है नहीं। अपना अपना स्तर में मेरा मत है कि अपना अपना स्तर में उन लोग ईमानदारी से काम कर रहे और आंदोलन को आगे बढ़ाने में
संघर्ष को जारी रखने में, यानी जनता का समस्याओं को, आज समाज में जो समस्याएं हैं उसे हल करने के दिशा में काम करते समय उन लोगों का विचारों को, उन लोगों का तरीकाओं को भी हम यानी मदद ले सकते। ऐसा इनकार, उन लोगों को इनकार करना या नहीं वो सही नहीं है करके ऐसा बताने का, ऐसा तो नहीं। सीपीआई माओवादी पार्टी का एक डॉक्यूमेंट आया था 2004 में, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स, फिर अर्बन पर्सपेक्टिव भी आया उसमें एक, तो उसमें एक अर्बन सपोर्ट सिस्टम की बात होती है। उसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि अर्बन सपोर्ट सिस्टम कैसा था, कैसे काम करता था, क्या था ये, क्या अभी भी एक्टिव है? हाँ, एक बात तो कह सकता हूँ, ऑलरेडी ये इस विषय के ऊपर कॉमरेड सोनू दादा ने विस्तार से बात रखा है, वही है। लेकिन एक बात इस मौके से अभी मैं बताने का, ये सिस्टम तो अभी हमारा जैसा जिस आंकलन के साथ आप ये सवाल कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं, बहुत कमज़ोर स्थिति में है हमारा पार्टी का स्थिति। या जो बाहर से मदद, अर्बन से मदद, उस किस्म का लोग, मानवाधिकार संगठन का, बुद्धिजीवी लोग, क्रांतिकारी बुद्धिजीवी लोगों का हो, जनवादी बुद्धिजीवी लोगों का हो, सक्रिय, जिस तरह सक्रियता के साथ मदद, गठजोड़, मिलके काम करने का, ये सब होना चाहिए, वो उस स्तर में तो है नहीं। उसके लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं, उन लोगों को ही मैं उन लोगों का ही कमी ऐसा नहीं कर रहा। बहुत सा बदलाव, लगातार बदलाव आ रहे। पहले कांग्रेस सरकार रहते समय भी और 2014 से लेके भाजपा सत्ता में आने के बाद भी कई सरकार की नीतियों की वजह से भी हो सकता है, जितना सक्रियता रहना चाहिए उतना सक्रियता के साथ वहाँ से भी काम नहीं चल रहा है। हमारा भी, मैं पहले ही बता चुका हूँ हमारा कमी के बारे में। ये सब मिलके ऐसा मिलके काम जैसा करने आप का। अभी कह रहे कि अभी कमजोर की स्थिति में है, लेकिन जब सीपीआई माओवादी पार्टी बनी 2004 में, उस समय से लेके 2015 तक, मतलब लगभग शुरुआत के एक दशक में, क्या उस समय वो मजबूत स्थिति में थे? अच्छा नेटवर्क था, अच्छा कोलैबोरेशन हो रहा था दोनों तरफ से? जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, मानवाधिकार जो संगठन है, आपके जो क्रांतिकारी बुद्धिजीवी जो वर्ग है, जो समूह है, जो कहीं ना कहीं अर्बन सपोर्ट सिस्टम का काम करता था, तो शुरुआती एक दशक में क्या नेटवर्क अच्छा बना, क्या अच्छा सपोर्ट रहा? नहीं, कई विषयों को लेके उस किस्म का मदद मिला होगा, कुछ विषयों को लेके, लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ाने में, यानी मजबूत करने में, आगे बढ़ाने का जितना मदद मिलना चाहिए वो ऐसा मदद तो है नहीं उन लोगों की तरफ से भी। या नहीं तो हमका कमी हो या वहाँ रहने वाला उनका कमी हो, सरकार का सिस्टम का जो पॉलिसीज को लागू कर रहे, अमल कर रहे, उसका कारण से हो, कुछ भी हो, लेकिन आंदोलन को मजबूत करने का स्थिति में, स्तर में हमें मदद तो मिला नहीं। मदद लिया नहीं, मिला नहीं बोले तो उन लोगों का कमी है, नहीं लिया नहीं, दोनों की तरफ है। अच्छा, बस्तर को यदि हम देखें, चूंकि आप भी पिछले कई दशकों से बस्तर को देख रहे हैं, तो बस्तर पिछले 4-4.5 दशक से अशांति में है, कहीं ना कहीं एक अस्थिरता है बस्तर में, और अभी भी चूंकि आप कह रहे हैं कि आगे संघर्ष जारी रहेगा, तो क्या आपका जो संघर्ष है वो बस्तर के विकास के मॉडल के आड़े तो नहीं आएगा? बस्तर के शांति के मॉडल के आड़े तो नहीं आएगा आपका जो संघर्ष है? क्या वो बस्तर में जो शांति आनी है या जो विकास आना है, जो सड़कें आनी है, सुविधाएं आनी है, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, ये जो आनी है, तो आपका संघर्ष इसके आड़े तो नहीं आएगा कभी? अभी जो हम जी आगे करेंगे, आगे के बारे में बताने से पहले का बारे में भी, यानी पहले का ऐसा नहीं हुआ अशांत, यानी तो हिंसा, ऐसा रुकावट है, नक्सलवाद के वजह से इस स्थिति आया करके आपका सवाल का पीछे ऐसा अर्थ तो होगा शायद आप पूछते समय, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। अभी एक बात स्पष्ट है कि हो सकता है जो कमियां, हमारा कार्यनीति में कमियां या हमारा लाइन में कमियां हो सकता है, लेकिन जितना साल वहाँ हम काम किए वो कमियों को महसूस करते हुए ही
जनता में काम करते जो काम किया उसे लेकर तो संतुष्ट हूँ। पहले विषय ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं एकदम अच्छा, जो असंतुष्ट- अभी तक आपने माओवादी पार्टी में काम किया उसको लेकर आप मैं संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। हाँ, कमियां तो है लेकिन फिर भी संतुष्ट हूँ। वो गलत काम किया मैं, इसका वजह से अशांत का माहौल बन गया, या नहीं तो विकास नहीं हो पाया, ऐसा मैं महसूस ऐसा नहीं नहीं कर लगता नहीं, आपको? अभी भी महसूस नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पाऊँ। मैं यहाँ रह के अभी कुछ विषयों को कुछ जवाब भी उतना खुलकर नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, मैं क्योंकि समझ रहा हूँ। कुछ विषयों को जवाब देना पड़ेगा। क्यों? यानी आप बताते विकास के बारे में, आप बोलते अशांति, या नहीं तो विकास, विकास के लिए रोड़ा अड़चन बने हमारा। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमने बस्तर में सड़कें कटती देखी, हमने बस्तर में स्कूलें टूटते देखी, हमने बस्तर में आंगनवाड़ी केंद्र टूटते देखे, चिकित्सालयों को टूटते देखे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए नक्सलवाद तो जिम्मेदार रहा। एक हाँ। भी हॉस्पिटल को हम, एक भी चिकित्सालय को हम गिराए स्वास्थ्य केंद्र जो गिराए है, नहीं, किसी स्वास्थ्य केंद्र को गिराया नहीं, किसी आंगनवाड़ी को गिराया किसी नहीं। आंगनवाड़ी को, स्कूल्स का विषय तो सही है, शिक्षा के केंद्र को तो तोड़ा गया। स्कूल्स को तोड़ने का विषय तो सही है। किसी वजह से एक तो कॉन्फ्लिक्ट चल रही, ये समझना है पहले। यहाँ एक संघर्ष सरकार का और माओवादी पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला क्रांतिकारी आंदोलन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बन गया। उस माहौल में सरकार की तरफ से एक कार्य, सरकार का तरफ मतलब पुलिस विभाग भी हो, सरकार शासन प्रशासन के तरफ से एक कार्यनीति, उसका पलटा कार्यनीति माओवादी पार्टी के तरफ से उसे सामना करने वाला कार्यनीति, ये अमल करते समय जरूर कुछ उसमें कमी रह गई, कुछ नुकसान, यानी उसे ये पूरा शिक्षा का खिलाफ ही इन लोग है करके बताने का जैसा है। सरकार कैसा भी, जो भी हमारा जो माओवादी पार्टी के तरफ से जो कमी है उसे तो कैसा भी तो एग्जैगरेट करके ही बताएंगे। नहीं, मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने खुद देखा कि पुवर्ती के पास एक 11 साल के बच्चे का, स्कूल ड्रेस में बच्चे को मार दिया गया। तो उस बच्चे की क्या गलती? मतलब ठीक है, मैं समझ गया कि आपका जो वर्ग संघर्ष है, आप जो क्रांतिकारी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, आप कुछ नुकसान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नुकसान हुआ, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बस्तर में, तो पहली बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू क्यों हुआ? तो चलिए ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, आपका एक विचार हो सकता है माओवादी पार्टी का, आप पुलिस फोर्स के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, आप पुलिस फोर्स के खिलाफ रिटेलिएट कर रहे हैं, आप पुलिस फोर्स के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि अभी पुवर्ती में पिछले साल एक 11-12 साल के बच्चे का स्कूल ड्रेस में, क्योंकि चूंकि वो शिक्षा के लिए स्कूल जा रहा था, उसे मार दिया गया। क्या 11 साल का बच्चा मुखबिर हो सकता है? नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या शिक्षा लेना, क्या स्कूल जाना गलत है? तो क्यों गलत है भाई? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कहीं ना कहीं भारत में शिक्षा सबका अधिकार है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्कूल जाने वाले बच्चों का क्या दोष, या स्कूल के बिल्डिंग का क्या दोष, सड़कें काटने का क्या दोष? आप भी जानते हैं कि कई जगह सड़कें कटने के कारण जो गांव वाले हैं उनको राशन लेने 10-10, 12-12 घंटे पैदल चल के किसी दूसरे ग्राम पंचायत में जाना पड़ता है। बिजली नहीं आई है कई घरों में। आज हम और आप सब मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नहीं देखा गया आज तक। पुवर्ती एक गांव है जहां पहली बार मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा के लिए टीम पहुंची कैंप खुलने के बाद। तो मेरा कहना यह है कि आपने संघर्ष की बात की, तो वो संघर्ष शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ हो सकता था। इसमें आम जनता का क्या दोष? उनके स्कूलों को, उनके सड़कों को, उनके बिजली की सुविधाओं को, उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं को, उनकी शिक्षा की सुविधाओं, उनको क्यों नुकसान पहुंचाया गया? जैसा जिस स्तर में जो सवाल, जिस स्तर में नुकसान हुआ करके जो जिस स्तर में जो सवाल आ रहा है, वैसा तो है नहीं, फर्स्ट विषय। दूसरा,
कई विषयों में कुछ हमारे तरफ से गलतियां हुआ होगा। हम वहाँ रहते हुए भी विरोध किया। यानी मान लो, उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, शिक्षा दूतों को, मुखबिरी के नाम से शिक्षा दूतों को, लगातार शिक्षा दूतों को, उसके पहले आंगनवाड़ी 1-2 महिला को लगातार, ये जो 6-7-8 महीने का अंतराल में कुछ घटनाएं हुई, उसे लेकर तो हम विरोध करते आए। ये तो ऊपर से निर्णय लिया करके हम नहीं, ऊपर से निर्णय नहीं लिया, वो एचजेडसी वाला, डीवीसी वाला, उन्हीं लोग निर्णय लेकर अमल किया स्कूल्स को तोड़ने का विषय के बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये तो ऊपर का निर्णय है, वो ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था, वो गलत निर्णय, मतलब वो गलत था ना? हाँ, गलत निर्णय था वो। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को, मैं अभी आऊँगा साथ में, आपको भी ले जाऊँगा, मैं कई स्कूल्स को दिखाऊँगा। यानी जनता सरकार का नेतृत्व में चलने वाला स्कूल्स को पूरा बंद करवाया गया, तोड़ दिया गया, बच्चों को भगाया, ऐसा कई घटनाएं दोनों तरफ से चला। नहीं, लेकिन जो स्कूल्स हैं, मेरा कहना यह है कि भारत में एक शासन है, एक नियम है, एक कानून है। तो उसके अंदर जैसे एक स्टेट बोर्ड होता है, एक केंद्रीय बोर्ड होता है, एक आईसीएससी बोर्ड होता है। तो किसी बोर्ड के अंदर एफिलेटेड स्कूल जो चलता है, समझा आपका सवाल, एक मान्यता प्राप्त स्कूल को ही स्कूल माना जाएगा, मेरा ये कहना है। अगर वहाँ स्कूल का संचालन नहीं होने से, तो स्कूल का संचालन किस लिए नहीं हो पा रहा है? वो भी तो एक मूल कारण है। कल परसों मैं विजय शर्मा जी से बैठ के बात कर रहे थे। यानी उस क्षेत्र से वहाँ का जनता या कोई कार्यकर्ता लोग फोन करके बता रहे थे कि बहुत लोग बीमार हो रहे, कुछ लोग मर गए, ऐसा गंभीर स्थिति है हमारा। जिस जगह से हम निकल के आए थे वहाँ का जनता बता रहे थे। तभी सर से, विजय शर्मा जी से हमने बताया। ये भी हो सकता है बाद में आदेश दिया गया, डर लगता होगा, ये भी हो सकता है। नहीं, कोई डर क्योंकि अभी तो उस पर ही तक गए। अभी मेरी बात हुई 2-3 दिन पहले कुछ डॉक्टर से, उनकी टीम उस पर ही तक गई। वो इंद्रावती नदी पार करके 4.5 किलोमीटर पैदल चल के वो लोग गए और जाके वहां पे कैंप लगा कर आए। और पूरे गांव के लोगों की जांच हुई और लगभग 12 लोग ऐसे निकले जिनको थोड़ी अधिक उपचार की आवश्यकता थी, तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अभी मतलब 4 दिन पहले की बात है। लेकिन कोई एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये तो गलत है। नक्सलवादियों को लेके कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोग भी हो, या शिक्षा कर्मी लोग भी हो, या स्वास्थ्य कर्मी लोग हो, कोई नहीं डरते। हमारे साथ अच्छा रिश्ता है उन लोगों का, हम कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करते उन लोगों को, हमारे जरूरतों के लिए उन लोगों के ऊपर दबाव भी नहीं डालते। हो सकता है ये आपका ओपिनियन हो, लेकिन मैंने कई स्वास्थ्य कर्मियों से मेरी मुलाकात हुई, वो डरते हैं। नहीं, सच है। मिलेंगे हम, इसमें क्या? बिल्कुल। अभी तो मैं फ्री हूँ। हाँ, आप तो बिल्कुल नहीं है, यानी बिल्कुल मिलेंगे। एक जैसे मेरा प्रश्न था, जैसे मैंने आपसे छोटे बच्चे की हत्या की बात पूछी, पिछले 4 दशकों में ये चीज तो सच है कि नक्सलवाद, सीपीआई माओवादी पार्टी की उपस्थिति के कारण बस्तर में वायलेंस, हिंसा हुई है और 11,000 से अधिक लोग कहीं ना कहीं मारे गए, जिसमें पुलिस के जवान भी हैं जो बलिदान हुए हैं, लोकल ट्राइबल बस्तर के स्थानीय आदिवासी भी हैं, जो माओवादी कैडर है वो भी है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं। तो इतने कई ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनके परिवार में भाई को मार दिया गया, उसका ऐसी स्थिति थी कि उसके आंत को निकाल के काट दिया गया, उसका क्या कहते हैं, उसको पेट को चीर दिया गया। कुछ ऐसे परिवार से मेरी मुलाकात हुई जिनका बच्चे का पैर आईडी में आ गया। कई लोग मारे गए। एक छोटी 3 साल की बच्ची मेरे को मिली जिसके आंख के पास आईडी फट गया और एक आंख से उसकी रोशनी चले गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने साल का जो ये सशस्त्र संघर्ष की जो बात रही, उसकी वजह से जो पीड़ित परिवार रहे, जिनके घर में हत्याएं हुई, जिनके साथ नरसंहार हुआ, जिनके साथ कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ, जो उसके विक्टिम बने, उनकी क्या गलती थी? वो जो निर्दोष मारे गए, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? मैंने सोनू जी से भी यही प्रश्न पूछा था और उन्होंने भी कहा था कि ये कहीं ना कहीं माओवादी पार्टी की गलती है कि लोगों को नहीं मरना चाहिए था। तो उन्होंने इसके लिए ऑन कैमरा माफी भी मांगी। आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेके? वही तो
आपका इंटरव्यू में भी माफी मांगे होंगे और जनता के लिए जो अपील लेटर में भी हमने बिल्कुल। स्पष्टता दी है, अभी भी वही है, उतना तक तो हम मानते हैं। लेकिन एक एक चीज को अलग करके, एक एक विषय को अलग करके हम चर्चा करने से वो उसका कंटिन्यूटी और एक रहते हैं। यानी सरकार का बड़ा बड़ा विश्लेषक लोग, बुद्धिजीवी लोग सरकार के पक्ष में, सरकार सिस्टम अच्छे तरीके से चलना है, सिस्टम अच्छे तरीके से चलने से ही ये समस्याओं को हल कर सकते करके जो सोच के सलाह सुझाव देने वाला या तो आर्टिकल्स लिखने वाला लोग भी मान रहे कि सिस्टम फेल हो रहे हैं। सिस्टम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने में, वहां का समस्याओं को हल करने में अभी भी फेल हो रहे हैं। नहीं, हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हो सकता है आखिरी व्यक्ति तक सिस्टम नहीं पहुंच रहा हो, लेकिन हिंसा उसका कहीं से भी समाधान नहीं। ये तो मानते होंगे आप कि हिंसा समाधान नहीं है। कभी कई समस्याओं का परिष्कार, मतलब कभी रिग्रेट होता है उस बात का, ये मैं जानना चाहता हूँ, आपको कभी रिग्रेट होता है कि इतने लोग हिंसा की वजह से पीड़ित हुए? नहीं होना उसका चाहिए कभी था। रिग्रेट होता है आपको? नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। मैं जैसा हमने मान लिया, जो हमारा अपील में भी जनता के लिए जो हुआ वो मान लिया, उसी के ऊपर मैं खड़ा हूँ। यानी अभी समझना है, जो पीड़ित परिवार है दोनों के तरफ से एक माहौल बन गया। दोनों यानी सलवा जुड़ूम अच्छा उदाहरण, सलवा जुड़ूम के समय में कैसा घरों को जलाया, कैसे जनता को मारे, तो सलवा जुड़ूम पे भी अपन जरूर बात करेंगे। तब से लेके देखने से तो दोनों तरफ का हुआ, दोनों तरफ का भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए सही तो सोनू जी से बात हुई तो सलवा जुड़ूम 1991 से उसको लेकर भी विस्तार से उनसे बात हुई मेरी। जन जागरण अभियान जो 91 में चला, फिर 2005 का, फिर 2007 का, फिर 2011 में जो फैसला आया, 9 में फैसला आया, वो सब पे सोनू जी से मेरी बात हुई। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा वैचारिक प्रश्न है। आप सीपीआई माओवादी पार्टी से जुड़े रहे, तो चूंकि नाम से ही समझ आता है कि माओ के विचार की पार्टी है, और अब चूंकि आप संविधान को मान रहे हैं, आपने सशस्त्र संघर्ष छोड़ दिया और संविधान को पकड़ लिया है, तो आपको क्या लगता है कि माओ का सशस्त्र संघर्ष या गांधी की अहिंसक विचारधारा भारत के लिए क्या उपयुक्त है? जरूरत के मुताबिक दोनों को समय संदर्भ के अनुरूप इस्तेमाल कर सकते। ऐसा पूरा एक को खारिज करने का जैसा नहीं है। माओ का विचारधारा भी ये जनता का समस्याओं को हल करने में कामयाब हुआ। यानी अभी भी आपको लगता है कि माओ की विचारधारा जनता की समस्याओं एमएलएम के जरिए, यानी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद को अगर हमारा देश के ठोस परिस्थितियों के मुताबिक लागू करने से, हमारे देश का जो ठोस परिस्थितियां हैं, बदले हुए परिस्थितियां हैं आज के डेट में, उस हिसाब से और कई विषयों को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी हमारा देश में गांधी का एक विचारधारा, ये सब विषयों को भी ध्यान में रखते हुए, यानी इसी को बता रहे हैं ठोस परिस्थितियां, उस परिस्थितियों के मुताबिक लागू करने से तो अच्छा ही है। और यदि मैं आपसे माओ तंत्र और लोकतंत्र दोनों में एक चुनने के लिए विकल्प दूं तो आप क्या चुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं चुनूंगा मैं दोनों को जोड़ के ठोस परिस्थिति के, दोनों को जोड़कर एक नया तंत्र बनाएंगे। हाँ, जरूर उस दिशा में कोशिश करेंगे जो सही है। मतलब माओ के तंत्र को आप खारिज नहीं कर रहे हैं? सब कोई भी हो अच्छा बात करने वाला, जो भी अभी यहाँ हमारा देश में आदिवासी संघर्षों का भी उदाहरण है, भूंकल संघर्ष चला गुंडादुर का नेतृत्व। बिल्कुल, उससे पहले बिरसा मुंडा जी का संघर्ष हुआ देश में, पाइका विद्रोह हुआ हमारे देश में, तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष हो, सभी नहीं, हम तो 1757 तक जा सकते हैं, उससे पहले तक संघर्ष हुआ, रानी दुर्गावती तक भी जा सकते हैं। भाई रानी दुर्गावती ने भी तो मातृभूमि के लिए संघर्ष किया, आपका भी जो संघर्ष है इसी भूमि के लिए है ना, तो रानी दुर्गावती ने भी तो मातृभूमि के लिए संघर्ष किया, तो वो तो संघर्ष हमेशा से रहा। अच्छा, मेरा एक और है कि आपने मूलवासी बचाओ मंच को लेकर भी कहा कि इस पर से प्रतिबंध हटना चाहिए, तो मेरा आपसे ये जानना है कि क्या मतलब आगे का जो संघर्ष की आप लोग की रणनीति है, या जो भी आपकी योजना है, क्या वो मूलवासी बचाओ मंच के बैनर पे ही करने की योजना है, या
पहले भी, जैसे सोनू दादा ने भी मुझे बताया कि मूलवासी बचाओ मंच पे कहीं ना कहीं सीपीआई माओवादी के भी कैडर थे, उसमें शामिल थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा। तो क्या आप लोगों के पहले भी इंस्ट्रक्शंस थे उसमें, अभी आगे चल के उसमें बैनर में, उसी बैनर में काम करने का अभी आगे योजना है कुछ ऐसा? नहीं, हम उस संगठन के ऊपर से प्रतिबंध हटाने का मांग ऐसा सोच के या नहीं तो उस मकसद के साथ नहीं रखे अभी भी, क्योंकि हम जिस रास्ता को छोड़ के हम आ रहे हैं अभी, संविधान के तहत, कानून के तहत जो मौका है उस मौका को इस्तेमाल करते हुए काम करने के बारे में हम मत रहे। अगर मूलवासी बचाओ मंच, तो फर्स्ट मूलवासी बचाओ मंच का फंक्शनिंग के बारे में समझ रहे हैं, मैं देखा नहीं, वीडियो देखा नहीं अभी तक, सोनू दादा क्या बताया अभी सुना नहीं। लेकिन मूलवासी बचाओ मंच को हमने हमारा पार्टी का, पीएलजीए का जो प्रोग्राम रहते हैं, पार्टी का जो प्रोग्राम रहते हैं, ऐसा नहीं चलाया। मकसद दिशा उसी दिशा में रहते, जनता का समस्याओं को लेकर जनता को संगठित करना है, जागरूक करना है, वर्ग चेतना को बढ़ाना है, उसी दिशा में हम सलाह सुझाव दिए थे। पूरा का पूरा हमें उसे हमारा कंट्रोल में चलाया, यानी तो पूरा हमारा पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को वहाँ डिप्लॉय किया, ऐसा तो नहीं है। बहुत लोग कभी हमारा पार्टी के साथ जुड़े नहीं, उन लोग ऐसा एक तबका, एक गाँव। अच्छा, कुछ ऐसे थे जो इधर भी थे, कुछ उधर भी थे, लेकिन एक तबका नहीं, हमारा लोगों को डिप्लॉय नहीं किया उसमें। अच्छा, बिल्कुल डिप्लॉय नहीं किया, मैं बता सकता हूँ। लेकिन हम जरूर सलाह सुझाव दिया। बाकी सर्वादिवासी समाज वालों से भी मिलते, हमने जो है गांव में उन लोगों से भी मिलते, उन लोगों को भी गाइडेंस देते, उन लोगों को भी कई प्रोग्राम्स आयोजन करने के लिए अपील करते, खुला अपील भी करते, हमने खुला सपोर्ट उन लोग देने वाले हर प्रोग्राम को हम खुला समर्थन भी करते। ऐसा ही जैसे मूलवासी बचाओ मंच के साथ भी ऐसा ही किया। पहले एक कोऑर्डिनेशन था, डिप्लॉयमेंट नहीं था, डिप्लॉयमेंट कोऑर्डिनेशन बस था, बस वहाँ का लोग। वैसे ही कोऑर्डिनेशन सर्व आदिवासी समाज के साथ भी रहता है, मतलब हम आपके कैडर उसमें नहीं जाता, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन रहता है कि आप ये कर सकते हैं, ये सलाह रहती है, सुझाव रहता है। प्रतिबंध हटाने का जो मांग रखने का वजह यह है कि बाकी कोई सर्वादिवासी समाज के ऊपर, किसी संगठन के ऊपर तो प्रतिबंध है नहीं, रहने से वो भी रहते थे। ये संविधान के तहत काम करने वाला संगठन एक बस्तर में ही एक ऐतिहासिक संघर्ष, वो मूलवासी बचाओ मंच के नेतृत्व में हमारे देश में भी ऐतिहासिक संघर्ष, यानी सालों साल आंदोलन जारी रखे उन लोग, धरना बैठ के, इस किस्म का एक संघर्ष चला, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। ये तो संविधान के तहत चलते समय प्रतिबंध लगाया। अभी हम जो जवाब दे रहे, बहुत लोग हमें विरोध करने वाला पक्ष भी है, उन लोगों को भी हम जवाब देना पड़ेगा। यानी विरोध करने वाला पक्ष ही नहीं, सभी लोग भी सोचेगा कि इन लोग क्या करेगा, सशस्त्र संघर्ष को छोड़ के अभी आके संविधान को पकड़ के संविधान के तहत काम करेंगे करके बता रहे, तो ऐसा माहौल है ही नहीं समाज में। तो दूर का बात नहीं, यही आपका जगह में, आप लोगों के इलाका में, आप लोगों के सामने ही एक कानून के तहत काम करने वाले, संविधान के तहत काम करने वाले संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। बट उसके तो जो लोग हैं, वो एक प्रतीक है। नहीं, बस सरकार ने कुछ तो देखा ना, इंटेलिजेंस ने कुछ तो देखा ना, कुछ तो लिंक मिला होगा कहीं ना कहीं सीपीआई माओवादी पार्टी से, इसीलिए तो प्रतिबंध लगा उसका। नहीं, ऐसा एक आधा हमेशा, हाँ, एक दो ही हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा वैसे ही था, एक दो लिंक ही हो सकते, लेकिन लिंक तो मिला होगा। कांग्रेस वालों के साथ भी हमारा संपर्क है, कांग्रेस वालों का और ज्यादा मदद लिया। मैं बहुत पहले का बात नहीं कर रहा, मैं अभी भी मदद करने वाला तो ये नहीं। वो तो मुझे प्रोटेक्टेड वॉर के जब प्रश्न में मैंने जब सोनू जी से बात की, तो उन्होंने मुझे एक बहुत दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि अभी राजवन जी बैठे हैं, वो भी बता देंगे आपको, कि उन्होंने बताया कि कैसे आंध्रा में वो ये चीज कहते थे कि हाँ, हम टीडीपी को वोट नहीं देना है, चुनाव का बहिष्कार करो, इसकी बात करते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि किसको वोट देना है, तो वो जनता समझ जाती थी। सेम चीज बस्तर में भी किया कि भाजपा को वोट नहीं देना है, चुनाव का बहिष्कार करना है, भाजपा को वोट नहीं देना है, लेकिन जनता समझ जाती थी कि भाजपा को नहीं देना है तो किसको देना है। लेकिन सीपीएम माओवादी ने नहीं बोला कभी कि कांग्रेस को वोट दो, लेकिन जनता समझ जाती थी कि किसको। तो ये तो एक कहीं ना कहीं सीपीआई माओवादी पार्टी के एक टैक्टिक्स का हिस्सा रहा है, और सभी, कोई भी संगठन रहता है उसकी अपनी एक रणनीति होती है, आपके संगठन की अपनी एक रणनीति रही, तो वो तो ठीक है। मेरा एक ये आदिवासी अधिकारों की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें एक मेरा प्रश्न था, सोनू जी से भी मैंने ये प्रश्न पूछा था, आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप हमेशा बस्तर के आदिवासी समाज के, बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों की बात होती है, तो क्या सीपीआई माओवादी पार्टी में बस्तर के आदिवासियों को टॉप लीडरशिप क्यों नहीं दी गई?
वो कहाँ पे है? बस सीपीआई माओवादी पार्टी में बस्तर के आदिवासी टॉप लीडरशिप में क्यों नहीं है? पार्टी में पार्टी में है, कौन है? अभी नाम लेने का जरूरत तो आप नहीं है। हिडमा का नाम लेंगे तो वो ठीक है, ठीक वो है। अभी अभी आपने बनाया उनको हाँ। कुछ समय पहले, नहीं लेकिन होगा। आज तक कोई बनाने से बनेगा ऐसा नहीं रहते। आंदोलन चलता रहा। आंदोलन चलते समय जो आगे आते, जो सक्रियता के साथ उसमें भाग लेते, उस क्षमता रहते, वो साथी लोग जरूर आंदोलन के चलाने का नेतृत्वकारी भूमिका में आते। उसमें कोई किसी ने ला के रखना या नहीं, ना मैं रखना। समझ गया बिल्कुल, लेकिन जैसे 1980s में यहाँ पर पीडब्ल्यूजी का आना हुआ, कुंडापल्ली सितारामैया के जो बेटी दामाद है उनके माध्यम से जो सूचना मिली ओरछा की, उसके माध्यम से यहाँ पे फिर बेस एरिया और सारी चीजें डेवलप हुई। तो मतलब 80s से लेकर अभी आज हम 2025 में बैठे हैं, लगभग 4.5 दशक हो गए हैं। 4.5 दशक में बस्तर का एक भी आदिवासी पोलित ब्यूरो मेंबर क्यों नहीं बन पाया? यानी पूरा देश में बस्तर का आदिवासी सीपीआई देश माओवादी में तो पार्टी है पीबी मेंबर। बस्तर का आदिवासी है सीपीआई माओवादी देश में तो पीबी मेंबर्स है। बस्तर का आदिवासी बस्तर का आदिवासी पीबी में नहीं, बस्तर का आदिवासी पीबी में कौन है? मैं वो पहले जो जवाब दिया वही है। जैसा काम करते आते, यानी उसके लिए केवल माओवादी पार्टी में और कुछ है ऐसा नहीं है। समाज का जैसा है वो समाज यहाँ बस्तर में, कारण कुछ भी हो सकता है। वो भी कारण हो सकता है विकास होने में। पहले ही यहाँ पेटीबुर्जुआ सेक्शन मानते ना, ये जो पढ़ा लिखा वाला सेक्शन पहले से है, उन लोग भर्ती हो गए हमारे पास, बोले तो जरूर बनते थे। शुरू से ही हम काम करने वाले इलाका में उस किस्म के लोग रहने से, अच्छा पढ़ा लिखा लोग रह के उन लोग सक्रियता के साथ काम आके शामिल होके भर्ती होके काम करने से जरूर पोलिट ब्यूरो में जाते थे। जनरल सचिव, जनरल सेक्रेटरी भी बनते थे, ऐसा कोई रुकावट नहीं है। लेकिन 4.5 दशक में इसमें यानी आदिवासी नहीं, आदिवासी नहीं, मैं बोला बस्तर का आदिवासी। बस्तर जैसे सोनू जी ने मुझे झारखंड के आदिवासियों के बारे में बताया कि वो वहां तक गए, ऊपर टॉप लीडरशिप में गए। ठीक है, हो सकता है झारखंड के आदिवासी गए हों। मैं बेसिकली स्पेशली बस्तर की ही बात कर रहा हूँ सर। वही बता रहे मैं, जो बुनियादी यहाँ का स्थितियाँ जो है उसके ऊपर भी वो भी डिपेंड होते। मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोई पढ़ा लिखा वाला तबका पहले से यहाँ रहने से, उन लोग अगर पार्टी में आने से कभी तो बन जाते थे, बन सकते थे। यानी सामाजिक स्थितियाँ भी एक कारण है। लेकिन पार्टी के तरफ से तो भरपूर कोशिश किया, वो भी यानी एकदम पार्टी की तरफ से तो कोशिश किया गया। उसके लिए कुछ सिस्टम भी बनाया, यानी यहाँ का साथियों को आगे लाने के लिए। जो कमी समाज में, जो घर में रहते समय, गांव में रहते समय जो कमी रह गई, बहुत सारा बेसिक विषयों को भी जानकारी नहीं है। समाज थोड़ा पीछे तो है, अलग शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीछे तो यानी बाकी समाज से देखने से तो पीछे है, वो भी एक कारण है। उस समय में यहाँ बहुत सारा प्राथमिक विषयों को हमारा पार्टी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स गठन करके, मास करके, मोपोस करके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स गठन करके तो प्रयास किया गया। यानी मैं भरपूर का शब्द इस्तेमाल किया, पहले किया, लेकिन भरपूर नहीं, जितना और करना चाहिए था करके ही, और भी करना चाहिए था उन लोगों को। जैसा प्रयास होता तो पहुंच जाते। और प्रयास करना चाहिए था। प्रयास तो हुआ, लेकिन कभी भी कोई भी प्रयास हमारा स्तर के हिसाब से होता है, आंदोलन का स्तर भी वैसा ही था, और लेकिन और करना चाहिए था, करने से अच्छे रहते थे। लेकिन एकदम नजरअंदाज, अनदेखी या नहीं कोई दूसरा कुछ काम किया, ऐसा तो है नहीं वो बताने का। मैं आखिरी 2-3 क्वेश्चंस और लूंगा बस आपसे, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। अभी कुछ इंटरनल इनपुट्स के से पता चला है कि नल्ला मल्ला में एक मीटिंग हुई है अभी, क्या आपको इसकी कुछ जानकारी है? नहीं, संभावना ही नहीं है बिल्कुल। मतलब मीटिंग नहीं हुई है कि आपको जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है। एक बात, जहां तक मेरा आंकलन है टोटल स्थितियों के ऊपर, ऐसा हो भी नहीं सकता, नहीं होंगे, नहीं हुई है मीटिंग, नहीं होगा ऐसा। अच्छा, हो नहीं सकती अभी की परिस्थितियों के कारण, ऐसा ही प्रचार है। अच्छा,
एक प्रश्न मेरा सलवा जुडुम को लेकर है। जब सलवा जुडुम बैन हुआ, जब 2007 में हथियार वगैरह सब वापस हो गए, फिर 9 आया, फिर 11 का डिसीजन आया, तो क्या इसके प्रतिबंध लगने के कारण कहीं ना कहीं सीपीआई माओवादी पार्टी को फायदा मिला इसमें? ऐसा है, प्रति सलवा जुडुम अभियान चलते समय भी वो जो माहौल बना उसके वजह से भी फायदा हुआ। नहीं, वो जुडुम के समय का तो हो गया, लेकिन उसको खत्म होने के बाद भी तो खास खत्म होने के बाद अभी क्या है, 2009 से लेके ऑपरेशन ग्रीन हंट और लगातार 3-4 किलोमीटर को एक कैंप यानी कारपेट सिक्योरिटी कैंप्स बीएसएफ यानी कांकेर के तरफ से, राजनांदगांव जिला के तरफ से आईटीबीपी, राजनांदगांव जिला में आईटीबीपी, कांकेर जिला में बीएसएफ कैंप्स लगाना शुरू हो गया। उससे भी और यानी सलवा जुडुम से भी नहीं, राजनांदगांव में तो आईटीबीपी को इसलिए लाया गया क्योंकि वहां के एसपी वो बलिदान हो गए थे एक नक्सल एम्बुश में। वो एक ही कारण कैसे नहीं एक वो बड़ा कारण था। हो सकता है वो उस किस्म का कारण कि आप भी समझ रहे हैं कि एक एसपी को बलिदान कर दिया गया। फिर आप तेलंगाना में भी जानते हैं कि एक आईपीएस मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनको बलिदान कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हमारे सामने हैं। वो सब मिलके सरकार कोई एक नीति बनाते समय बिल्कुल सरकार को इन सारे घटनाओं को देखना पड़ता है। सब घटना मिलके देखने से ही एक स्तर बनेगा ना, इन लोगों का स्तर, आंदोलन का स्तर ऐसा है, समस्या का स्तर। बिल्कुल, समस्या का स्तर ये है, तो हमको समाधान का स्तर भी ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही कहीं होगा। आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट, कारपेट सिक्योरिटी कैंप्स के बाद हम पीछे हटना कहीं। ठीक है, मैं बस वही जानना चाहता हूँ कि सलवा जुडुम जो बैन लगा, प्रतिबंध लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उसका क्या बेनिफिट मिला क्या पार्टी को? वही बता रहे हैं। उसके बाद तुरंत बाद फिर दूसरे नाम से अभियान जारी रहा ना। ऐसा बेनिफिट लेने का मतलब कोशिश तो किए और रोकने की वजह से राजनीतिक रूप से एक बेनिफिट मिला। हाँ, देश भर में एक संदेश गए, ये तो गलत हो गया करके सुप्रीम कोर्ट ने ही माना। तो क्या उसमें आपका अर्बन सपोर्ट सिस्टम ने सहयोग किया थोड़ा बहुत उसके लिए? अर्बन सपोर्ट मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वो कोई अर्बन नक्सल है। नहीं, मेरा कहना है कि अर्बन सपोर्ट सिस्टम, क्या उसने सपोर्ट, जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, बहुत लोग लीगल ग्रुप्स है, क्या उसने सपोर्ट किया? सब लोग जो हमारे देश के हित में जनवादी तरीके से काम करने वाले लोग, कई लोग उसमें काम किया, काम करने की वजह से ही। इसीलिए मैं पूछा, जो सच है, जो होना चाहिए, जो सच है वो सलवा जुडुम की मैं मतलब ये कहना था कि एक अर्बन सपोर्ट सिस्टम की जो मैं बात कर रहा था, वो कहने का मतलब ये था कि क्या लीगल एक्टिविज्म में जो कोर्ट में आर्गुमेंट्स हुए, कोर्ट में डिबेट्स हुए, जो फैक्ट्स लाए गए, जो उसके पीछे की किताबें छापी गई, या मान लीजिए कि उसको लेकर कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, फैक्ट जो उसमें क्या अर्बन सपोर्ट सिस्टम ने साथ दिया क्या, या उन लोगों ने साथ दिया गया जो कहीं ना कहीं माओवादी पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, या उनके कॉज को सपोर्ट करते हैं, उनके संघर्ष को सपोर्ट करते हैं? क्या वो ग्रुप भी उसमें लगा हुआ था क्या, जो आपके संघर्ष को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ऐसा कोई योजना के साथ हुआ ऐसा नहीं, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो सिस्टम में जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए ऐसा हुआ। उस हिसाब से जिस किस्म का निर्णय आना चाहिए उस किस्म का निर्णय आया। हमारा सिस्टम के लिए तो अच्छा ही है वो। मतलब आपकी पार्टी के फेवर में ही? नहीं, पार्टी के फेवर में ही नहीं बोल रही, हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अभी बता रहा हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो घटनाएं हुआ, जो हुआ, उसको लेकर तो सही निर्णय, सही फैसला आया। सभी लोग, जनवादी लोग सही प्रयास किया, उसमें सही सफलता है। उसी मॉडल को लेके हम सिस्टम को और आगे बढ़ाना है, उस विश्वास के साथ। उसी विश्वास हमें भी ऐसा ही सोच रहे हैं, वो भी एक रास्ता है। कोर्ट के जरिए भी फैसला आया, सफल हुए, तो हम भी ऐसा कर सकते करके अभी इस किस्म का रास्ते में आने के लिए भी वो एक। तो क्या ये मतलब जैसे अभी सलवा जुडुम बैन हुआ, पहले की बात है, अभी मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध हटाने के, तो क्या आगे भविष्य में सीएनएम पर बैन हटाने की बात, या बाल संगम पर बैन हटाने की बात, सीपीआई माओवादी पार्टी पर ही बैन है, इसकी भी योजना कुछ प्रयास करेंगे आप लोग? कुछ सोचे, इस बारे में भी कुछ विचार किया है आपने? वो तो करेंगे, अगर माहौल बनेंगे तो करेंगे। यानी सशस्त्र संघर्ष छोड़ने के बाद संविधान के साथ, कानून के साथ काम करते समय तो सरकार के लिए भी, अगर सरकार को विश्वास रहने से तो हटाएंगे, मांग तो रखेंगे।
अभी जेल बंदियों को सबको छोड़ने के बारे में हम मांग रहे हैं, क्योंकि जरूरत अभी जरूरी नहीं है। जो चीज़ें हो रही है अभी, जैसा बदलाव आ रहा है अभी, उसके बाद सब लोगों को जेल में रखने का जरूरत भी नहीं है। वैसा ही इसे लेकर भी सीएनएम के ऊपर प्रतिबंध का महत्व भी नहीं रहेगा ना बाद में। पहले हथियार पकड़ के लड़ते थे, उस समय उसे सपोर्ट मिल रही, वो और ताकत मिल रही, इसके वजह से सरकार ने बयान लगाया। अभी वो जरूरत ही नहीं है, तब तो बयान हटाने से अच्छा है, वो मांग रखेंगे। एक मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि बस्तर में आप बोल रहे हैं कि आगे भी आपका संघर्ष जारी रहेगा समाज के लिए, जनता के लिए, आदिवासी समाज के अधिकारियों के लिए। तो यहाँ का आदिवासी समाज धर्मांतरण, कन्वर्जन को लेकर, ईसाईकरण को लेकर काफी आक्रोश दिखाई देता है यहाँ बस्तर में। कोंडागांव में, नारायणपुर में, जगदलपुर में, सुकमा में कई रैलियां भी समाज ने निकाली है। तो जब समाज इस तरह के ईसाईकरण के विरोध में खड़ा होता है, समाज ईसाईकरण के विरोध में रैलियां निकालता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के अस्मिता और अस्तित्व का संघर्ष है। क्या उस संघर्ष में आप आदिवासी समाज का साथ देंगे? उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? पहले पहले तो ऐसा माहौल नहीं था, पहले ऐसा माहौल नहीं था। अभी ऐसा यानी एक ही वर्ग का जनता के बीच में धर्म को लेके संघर्ष या झगड़ा का माहौल अभी बन रहे। हम इसे ये जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ये मानता हूँ मैं। हम पार्टी भी यानी इन लोग संगठित ना हो, इन लोगों के बीच में एकता ना हो, यानी एक वर्ग का जनता के बीच में ना हो, इसलिए जानबूझकर इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है पूरा। खासकर हमारा हम काम करने वाले इलाका में भी एक बड़ा समस्या, इसको सामना किया हमने। तो मतलब चर्च एक बड़ी समस्या है। ईसाई लोग आने के बाद, ईसाई लोग आके अंदर घुसने के बाद तो समस्या है पहले से, यानी आदिवासी लोगों का परंपराएं जो है उसके खिलाफ में उसे ना मानना और झगड़ाएं, तो वहाँ का मतलब जैसे छोटे छोटे गांव में भी चर्च खुल जाना, प्रार्थना घर खुल जाना, कुछ समस्या का सामना किया। जैसे देवगुड़ी है वहां जाने से रोक देना, या आदिवासी रूढ़ी परंपरा जो है उनको मानने से मना करना, ये जो चर्च के लोग करते हैं ये कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्यता का कारण बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है आपस में ही, ऐसा लग रहा है। आदिवासी लोगों को हम सपोर्ट कर रहे, सपोर्ट करना नहीं करना है नहीं, हमें ईसाई विरोधी जैसा भी हमारा पार्टी यानी माओवादी पार्टी के ऊपर उस इलाका में, सभी देश भर में नहीं, लेकिन जिस इलाके में हम काम कर रहे हैं उस इलाका में, क्योंकि ये तो समस्या के रूप में आ रहे, कहीं हमारे तरफ से भी है कमी, ऐसा नहीं देखना चाहिए था, उसे अच्छे तरीके से हल करने के लिए कोशिश करना चाहिए था। दोनों के बीच में आपस में बैठ के चर्चा करके कैसा इसे नियंत्रण कर सकते, कोशिश करना चाहिए, तो उसमें भी कमी है करके भी हम। लेकिन कई बार ऐसे मैसेजेस भी आए कि जो माओवादी लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं चर्च के लिए अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो माओवादी जो लोअर कैडर है, मतलब जो बस्तर का कैडर है, वो चर्च के अगेंस्ट है। ऐसी भी खबरें आती हैं, ऐसी भी चीजें आती हैं। वो तो समझदारी के कमी के वजह से ही, दूसरा कोई समस्या नहीं है, समझदारी के कमी के वजह से ही ऐसा हुआ। कहीं एक जगह में चर्च गिराने से भी विरोध किया, ऐसा नहीं गिराना है, क्योंकि दुनिया में क्या मैसेज जाएगा माओवादी पार्टी को लेके। ये गांव में समस्या के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन दुनिया में तो दुनिया भर का है माओवादी विचारधारा, माओवादी पार्टी, सब लोग देख रहे हैं, इसलिए ऐसा मैसेज ना। चर्च के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं माओवादी लीडर से कांटेक्ट में रहते होंगे कभी? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो लोअर कैडर है वो लेकिन नाराज रहता है चर्च के एक्टिविटीज से। लोअर कैडर क्योंकि ऊपर से जो मार्गदर्शन देते, ऊपर से जो एजुकेशन देते, वही नीचे का कैडर भी मानते। तो यदि आदिवासी समाज अपनी अस्मिता और अस्तित्व के लिए चर्च के खिलाफ, ईसाईकरण के खिलाफ आएगा, तो आप लोग खड़े होंगे साथ में उनके? उसे एक समझदारी देते हुए आपस में, यानी एक झगड़ा का रूप ना हो, ऐसे परिष्कार करने के लिए कोशिश करना चाहिए। झगड़े का रूप यानी वहाँ जाके उन लोगों का जो आदिवासियों का परंपराएं हैं, जो अच्छे चीज़ है, उसे डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए।
उस हिसाब से हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, उस चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, समस्या को उस दिशा में हल करना चाहिए। यानी झगड़ा का माहौल नहीं बनना चाहिए। ये ईसाई और हिंदू, आदिवासी ऐसा धर्म को लेके आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो स्टैंड। एक आप आखिरी अपील जो करना चाहेंगे, जो अभी भी जंगल के अंदर जो कैडर है, तो आप जो अपील करना चाहें कि वो भी पुनर्वास करे, वो भी सशस्त्र संघर्ष छोड़े और मुख्य धारा में शामिल हो, जो आपकी आखिरी अपील? जरूर करेंगे, करते आ रहे पहले से भी, शुरू से जब हम ये निर्णय लिया तब से लेकर अपील कर रहे हैं। आज का स्थिति को देखते हुए हमने जो निर्णय लिया वो उसके ऊपर भरोसा, यानी सही है, हम जो निर्णय लिया वो सही निर्णय है। इसीलिए आज की स्थिति में हम जैसा सोचे और साथी लोग भी ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं इसके पहले के वीडियो में भी अपील किए थे, जरूरत पड़ने से हम भी और भी हम कोशिश करेंगे करके। इसका मकसद तो ये बिल्कुल नहीं है, साथी लोग समझ रहे होंगे, कोई अधिकारी लोग या नहीं तो सरकार की तरफ से बात बताने से इन लोग बात कर रहे करके, ऐसा कोई दबाव तो हमारे ऊपर है ही नहीं। आप लोग ऐसा बोलना है, उन लोगों को अपील करना है जरूर करके, हम हमारे साथ जबरदस्त करवा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि जानते, हमारे साथी लोग भी जानते हमारे बारे में। हम मन से अपील कर रहे हैं कि सभी साथी लोग सोचना चाहिए। आज का स्थिति में, बदले हुई स्थिति में, तो हम जो निर्णय लिया वो सही है। सोच के और क्या आगे और क्या करेंगे, सब लोग मिलने से और अच्छे से चला सकते, रास्ता तो मिलेगा, रास्ता तो पूरा बंद नहीं होगा। तो सोच के ऐसा ही निर्णय लेके सभी साथी बाहर आने से अच्छा है करके मैं फिर एक बार इस संदर्भ में फिर अपील कर रहा हूँ। सोचेंगे, आएंगे, विश्वास भी है, कई साथी लोग आ रहे हैं और बाकी साथी लोग भी सोच रहे होंगे आना चाहिए, आएंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद रुपेश जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को हमारे सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।